invite Azaz Ahmed Chaudhry, who has served as the Foreign Secretary of Pakistan over 3 years. Additionally, he has been the Foreign Secretary of UN and Disarmament Affairs Department and has been a Deputy of Permanent Representative of United Nations in New York as well. And if I start, there are a lot of other things that I would have to mention, but I'd keep these to just these because he has achieved a lot of things in his life. And now I'd like to invite him on stage to share his insightful thoughts. Please give him a round of applause. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डॉक्टर मंजूर आफरीदी, डॉक्टर मरियम, शायद नज़र नहीं आ रही, यहीं पे होंगी, नहीं वो मेरे ख्याल में कुछ बच्चे, उनकी बस जो है वो कहीं रुकी हुई है, वो उसको कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए किसी तरीके से। और मेरे साथी एम्बेसडर नगमाना हाशमी और एयर मार्शल सईद मोहम्मद ख़ान, आज ये पूरा महीना तकरीबन आपने देखा होगा कि मार्का हक़ के ऊपर बड़ी बात हो रही है और होनी भी चाहिए क्योंकि ये बड़ी अहम है। मैं आपसे ज़रा खुलकर बात करेंगे आज, और उसके बाद फिर सवाल जवाब में ज़रा सेशन लगेगा, उस वक्त तक दूसरे बच्चे भी आ जाएंगे। 5 सवाल हैं जो मैंने अपने आप से पूछे और आपके साथ मिलकर उनका जवाब तलाश करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि क्या मार्का हक़ ने जनूबी एशिया की सियासत बदल के रख दी है या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि क्या भारत ने मई 2025 के वाक़े से कोई सबक सीखा है या नहीं। तीसरा सवाल यह है, क्या अगले चंद सालों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग छिड़ जाएगी। चौथा सवाल ये है कि क्या दोनों मुमालिक आइंदा होने वाली जंग को रोकने का कोई निज़ाम बना सकते हैं। और आखिरी सवाल ये है कि आखिर इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। ठीक है, पांचों सवाल ज़रा मार्का हक़ से ही मिले जुले हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से अहम है। तो पहला सवाल शुरू करते हैं कि क्या मार्का हक़ ने खित्ते की सियासत बदल दी है। मेरे ख़्याल में बदल दी है। मैं उसकी 3 वजूहात बताता हूँ कि क्यों मैं समझता हूँ कि बदल गई है। पहली ये है कि पाकिस्तान का जो दिफा है उसके बारे में भारत के अंदर ये तासुर था कि ये मुल्क जो है इसकी सियासत भी मुनक़सिम है, तकसीम शुदा है, इनकी इक़्तिसाद भी ज़वाल पज़ीर है और इनकी फ़ौज भी शायद लड़ नहीं सकेगी हमारे साथ। और वैसे भी उनकी इक़्तिसाद पाकिस्तान की इक़्तिसाद से काफ़ी बड़ी है। वो जमहूरियत के भी दावेदार हैं और उनका अस्करी साजो सामान भी और अस्करी बजट भी पाकिस्तान से कोई तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए ये मुगालता तो पैदा हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये देखा कि 7 मई की सुबह जब उन्होंने 9 जगहों पर अपने रॉकेट दागे तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने उनके जहाज़ उनकी अपनी सरज़मीन और मकबूजा कश्मीर में उड़ते हुए उनको नीचे गिरा दिया और वो थोड़े हैरान हुए, बाज नहीं आए। फिर ड्रोन्स भेजे, फिर और मिसाइल्स भेजे, तो फिर फाइनली 10 मई को मार्का हक़ हुआ। और उसकी जो तफसीलात हैं ज़्यादा
वो एयर मार्शल सईद आपको बताएंगे, क्योंकि ये अस्करी अमूर के माहिर हैं और ये उसकी तफसीलात ज़्यादा आपको बताएंगे कि कैसे फिर हमने ये जंग जो है जीत ली। तो भारत ने फिर ख़ुद दरख्वास्त की अमेरिका के सदर से और इस तरीके से वो जंग जो है वो थमी, 4 रोज़ा जंग। तो गोया भारत में अब ये एहसास हो गया कि पाकिस्तान को इतनी आसानी से शिकस्त नहीं दिया जा सकता, जो पहले उनके अंदाज़ा ये था कि शायद दिया जा सकता है। दूसरा ये हुआ कि पिछली 2 दहाइयों से ज़्यादा 9/11 के बाद से भारत ये दुनिया को बता रहा था कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का मंबा है, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। और वो ये कहते थे कि यहाँ बहुत सारे लश्कर हैं जो भारत के अंदर आके और मकबूजा कश्मीर में अंदर आके वो दहशत गर्दी करते हैं, और दुनिया उनकी बात सुन लेती थी। लेकिन जब पहलगाम का वाक़या हुआ 22 अप्रैल 2025 को, तो भारत ने फिर वही कोशिश की, वही मंत्रा दोहराया और चंद मिनट्स के अंदर उन्होंने ये बताया कि देखें पाकिस्तान ने एक बार फिर दहशतगर्दी कर दी है, चुनाचे अब हमें कोई ना कोई जवाब देना है। लेकिन आप ये देखें कि सब ने उसकी मजम्मत की, पाकिस्तान ने भी मजम्मत की उस वाक़े की, क्योंकि आम सयाह को अगर आप मार देते हैं तो ये कोई बहादुरी नहीं है। लेकिन किसी मुल्क ने भी दुनिया के इस इल्ज़ाम की तायीद नहीं की जो भारत ने पाकिस्तान के हवाले से लगाया था। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट था, एक और खित्ते की सियासत का एक नया रुख था। तो चुनाचे कुछ महीनों बाद जब मकबूजा कश्मीर में एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, तो भारत ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, क्योंकि उनका ख्याल था कि अब अगर हमने इल्ज़ाम लगाया तो शायद दुनिया इसको भी ना माने। तीसरी जो तब्दीली आई है, भारत की ये ख्वाहिश थी, ख़ुसूसन बीजेपी की जो सरकार है, कि हम अब भारत में एक हिंदू राष्ट्र या हिंदू रियासत बनाएंगे। बहुत हो गया, हमने मुसलमानों के नीचे इतनी सदियां गुजार दी और अब वक्त आ गया है कि अब एक हिंदू रियासत बनेगी और हमारा बोलबाला होगा और हम एक अखंड भारत बनाएंगे जो अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सब भारत में शामिल होगा। वो ख्वाब भी कुछ टूट फूट का शिकार है, क्योंकि ना पाकिस्तान उनकी बालादस्ती को मानता है, ना बांग्लादेश और ना ही दीगर ममालिक। तो गोया इन 3 हवालों से, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, दहशतगर्दी पे भारत का जो एक बयानिया था उसके हवाले से, और भारत की बालादस्ती का जो ख्वाब है उसके हवाले से, हेजमनी के हवाले से जो उनका ख्वाब टूटा है, उस हवाले से अगर आप देखें तो ये सियासत बदली है जनूबी एशिया में। सवाल ये है कि क्या भारत ने कोई सबक सीखा है या नहीं सीखा। मैं कल अमेरिका का एक थिंक टैंक है, ऑनलाइन हमारी कोई 20 के करीब एक्सपर्ट्स थे, जिसमें अमेरिकी भी थे, बहुत नुमाया भारतीय शख्सियात भी थीं और पाकिस्तान के भी चंद नुमाइंदा शख्सियात मौजूद थीं। तो मैंने ये देखा कि भारत ने अभी भी हट दर्मी अपनाई हुई है और उनके जितने साथी हैं वो ये समझ रहे थे कि नहीं, हम तो जंग जीते हैं। सिर्फ ये है कि जब वो वाकई जंग जीते तो कहते थे कि भारत जीत गया, लेकिन इस दफ़ा वो कहते हैं हम दोनों जीत गए, यानी दोनों ने। तो गोया वो एतराफ़ है उनका कि वाकई हम जंग नहीं जीते। लेकिन उन्होंने 2 काम ऐसे हैं जिसके वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने सबक नहीं सीखा। एक तो ये कि उन्होंने पानी का जो मुआहिदा था पाकिस्तान के साथ, पानियों की तकसीम का, इंडस वाटर्स ट्रीटी, उसको उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है, जबकि कानूनी लिहाज से उस मुआहिदे को मुअत्तल नहीं किया जा सकता।
और अब वो पानी के साथ खिलवाड़ भी शुरू है। कभी बागलियार भरने के लिए पानी रोक लेते हैं, कभी खाली करने के लिए, फ्लश करने के लिए छोड़ देते हैं, और यही तकरीबन दूसरे डैम्स के साथ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक बहुत बड़ा संगीन मसला बनकर उभरे। दूसरा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी तेज़ी से फैलाई गई है पिछले 10 साल में कि अब तो एक दूसरे से खेल के मैदान में हाथ मिलाने जोगे भी नहीं रहे। हम वो भी नहीं कर सकते हैं जो आप दुश्मन भी आपस में कर लेते हैं। और ना सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया में अगर आपने देखा होगा तो आपने उनके चैनल्स देखे थे ना सबने, और वो बढ़के भी सुनी थी, और जिसमें लाहौर की बंदरगाह, अव्वल तो मालूमात की कमी इसी से मुलाहिजा करें कि लाहौर की बंदरगाह को तबाह किया उन्होंने, कराची पे कब्ज़ा कर लिया, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ आप कोई प्रोग्राम करें, हमारे डॉक्टर कमर चीमा हैं, वो इंडिया वॉचर हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, तो कभी कभी मैं उनके नीचे जाके वो कमेंट्स देखता हूँ जो भारती लिखते हैं, तो उससे उस नफ़रत का अंदाज़ा होता है। फिर 9 के करीब उन्होंने ऐसी 1-2 साल में फिल्में बनाई हैं जिनमें वो अपना अवाम का जज्बात और उभार रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार ने सबक नहीं सीखा। इससे अगला सवाल पैदा होता है कि क्या फिर कोई एक और जंग छिड़ जाएगी? ये सवाल कल के वेबिनार में भी बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो मैंने महसूस किया कि भारत के जितने भी लोग थे जिन्होंने बात की, उन सब ने मुकम्मल इत्तेफाक के साथ, यानी कंसेंसस के साथ, इत्तेफाक राय के साथ ये कहा कि जंग होगी, एक और होगी। तो अमेरिकी जो एक्सपर्ट थी वो कहने लगी कि बताइए कि ये 18 महीने के अंदर अंदर होगी या 18 महीने के बाद होगी। उस पर मुख्तलिफ राय थी, लेकिन मेरा अपना ख्याल भी यही है कि एक और जंग का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। उसमें 4 वजूहात हैं जो मेरे ज़हन में है कि ये जंग दोबारा हो सकती है। पहली वजह, चला ज़रा अब आपको इन्वॉल्व करते हैं। पहली वजह क्या है आपके ख्याल में कि क्यों जंग हो सकती है? उन्होंने कहा जी बदला लेना है, रिवेंज लेना है, दे वांट टू अवेंज द डिफीट दैट दे हैड सफर्ड। ये एक ये वजह बताइए जी। और क्या हो सकती है? हैं जी, एक्सट्रीज़म फैला रहे हैं इसलिए करेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि रिवेंज के अलावा सिंदूर जो उनका मिलिट्री ऑपरेशन है वो बंद नहीं किया उन्होंने, सरकारी लिहाज से उन्होंने पॉज किया हुआ है, और फिलहाल मैदान जंग की बजाय वो सिंदूर चला रहे हैं प्रॉक्सीज़ के ज़रिए वाया अफ़गानिस्तान, BLA और TTP को, और मौके की तलाश में है कि कब हम सिंदूर 2 शुरू कर सकें। इसलिए वरना वो ख़त्म कर देते, बड़ा आसान तरीका था, कहते थे ख़त्म कर देते। और क्या वजह हो सकती है, कब हो सकता है? आपने कहा नफ़रत फैला रहे हैं। देखें, जब जब भारत में इलेक्शंस आते हैं, जिनको वो चुनाव कहते हैं, जब इलेक्शंस आते हैं आप देखते हैं कि वो नफ़रत इंतहा को पहुंच जाती है। अब अगला इलेक्शन कब होना है मोदी सरकार का? 2029 में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2028 और 29 के अंदर आप इस दोबारा पाकिस्तान मुखालिफ और भारत में बसने वाले मुसलमान मुखालिफ
बयानिया काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। तो हो सकता है कि उस वक्त कोई मिसकैलकुलेशन हो और ये मामला बढ़ सकते। आप में से किसी ने पानी का जिक्र किया, किसने कहा था? आपने कहा था। बिल्कुल, पाकिस्तान ने ये कह रखा है कि अगर हमारा पानी रोका या उसको डाइवर्ट किया किसी और तरफ तो ये हमारे लिए ये क्या होगा? ऐलान जंग। इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। गोया अगर कोई इस किस्म की हरकत होती है तो मुमकिन है जंग दोबारा छिड़ जाए। चौथी वजह ये हो सकती है कि भारत की जो फ़ौज है वो इस वक्त तैयारियां कर रही है। वो हैरान थी ये कैसे जहाज़ हमारे गिरा दिए। वो 80 बोलते हैं, वो ज़ीरो को देखते हैं तो घबराते हैं, उसको वो शून्य शून्य कहते हैं कि ज़ीरो है ये। तो वो कैसे हो गया कि वो सारे, इसी तरह हमारे मिज़ाइल कैसे चले गए उन तक, हमारे साइबर अटैक्स कैसे हो गए। और ये भी मैं एयर मार्शल सईद साहब से कहूँगा बड़ी तफसील से बताएं आपको, क्योंकि इनसे बेहतर एक्सपर्ट कोई नहीं है इसमें कि ये क्यों हुआ और कैसे हो। लेकिन भारत की फ़ौज अब भाई वो भी हमारे जैसे ही हैं, तैयारी कर रहे होंगे। अब वो अपने जो गैप्स हैं उनको प्लग करेंगे, तैयारी करेंगे। तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें भी करनी होगी। तो मुमकिन है कि वो तैयारी के बाद इतना कॉन्फिडेंट फील करें कि कहें कि चलें जनाब अब इनको टेक ऑन करते हैं। अब इससे अगला सवाल आता है कि अगर जंग हो सकती है, और जिस तरह एक फॉरेन अफेयर्स में एक अमेरिकी ने आर्टिकल लिखा कि वो इतनी सख्त जंग होगी कि उसको अमेरिका भी नहीं रोक सकेगा। ये उनका नज़रिया, मैं इत्तेफाक नहीं करता उनसे, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये लिखा। तो क्या इस किस्म की जंगों को रोकने का कोई निज़ाम बनाया जा सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान? ये सवाल है जो मैंने अपने आप से पूछा। देखिए, माजी में बहुत सारे एतमाद साजी के इक़दामात, जिनको अंग्रेज़ी में कहते हैं CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो की गई थी। 1988 में एक एग्रीमेंट किया कि दोनों मुल्क एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे किसी किस्म का हमला नहीं करेंगे। 2005 में किया कि जब भी आप बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करें, फ़्लाइट टेस्टिंग करें, हमें पहले से बताएं। इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट्स मौजूद हैं अभी भी, लेकिन कोई बातचीत नहीं है। देखिए ना, जब 2022 में एक ब्रह्मोस मिसाइल उनका मिस फायर हुआ और वो पाकिस्तान में सैर करता करता मियाँ चन्नू में गिर गया, तो आप मुझे ये बताइए कि ये वो मिसाइल है जो सुपरसोनिक है, आवाज़ की रफ्तार से तेज़ चलता है, और इसके अंदर न्यूक्लियर हेड जो इसका होता है ना, न्यूक्लियर टिप्ड भी हो सकता है, यानी उसके वॉर हेड भी लग सकता है न्यूक्लियर। तो बड़ा ख़तरा था। अगर पाकिस्तान ये समझता कि भारत ने हमला कर दिया और हम उसका एकदम से जवाब देने लग जाते, तो आप सोचते कितना ख़तरनाक काम था। तो गोया ये जो एतमाद साजी है ये बहुत अहम है। कहीं ऐसा ना हो कि ख़तरे से जंग शुरू हो जाए और दोनों मुल्क भस्म हो जाए। एतमाद साजी ज़रूरी है, लेकिन ये एतमाद साजी दो तरफा होगी। एक तरफा कभी कोई काम किया है? नहीं होता ना, एक तरफा तो कुछ नहीं होता। तो आपने एक तरफा तौर पर दो काम किए थे। 2019 में फरवरी में जब उन्होंने बालाकोट पे हमला किया तो हमने उनके एक पायलट को गिरा दिया था, दूसरा जहाज़ उनकी तरफ गिरा था, एक इधर गिरा था। उस पायलट को अभिनंदन याद है? अगले दिन हमने वापस कर दिया। हमने तो वापस किया कि भाई जंग आगे ना चले, एक खैर सगाली हो। लेकिन भारत ने क्या कहा? मोदी सरकार ने, मोदी साहब ने एक पब्लिक मीटिंग में क्या कहा, याद है किसी को? क्या क्या कहा मोदी साहब ने? नहीं बेटा, वो तो अभी था ना। हाँ, उस वक्त भी कहा था, ये भी कहा था, लेकिन उससे इसके अलावा एक और बात कही थी उन्होंने पायलट के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पायलट वापस ना करता तो ये कत्ल की रात होती, नाइट ऑफ मैसेकर होता, कत्ल की रात होती। और पार्लियामेंट में जाके उन्होंने ये कहा
कि पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान ने डर कर ये हमें दिया है। इसी तरह हमने करतारपुर खोला, हमारा ख्याल था ये बड़ा खैर सगाली का हमने मुजाहरा किया, लेकिन उन्होंने वो भी उसको, तो एक तरफा नहीं होगी, जो भी होगा दो तरफा बुनियादों पर होगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान तो नॉर्मल ताल्लुकात करना चाहता है, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक दो बार सिग्नल्स भी दिए, लेकिन भारत के अंदर कोई ऐसा दाखिली माहौल बना हुआ है कि उनका ये ख्याल है कि हमने चूँकि अखंड भारत बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनानी है, तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ कोई भी ताल्लुक़ या दोस्ती हमारे काम नहीं आएगी। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि जंग रोकने का कोई मकाम या कोई जो मैकेनिज़्म है वो बनाया जा सके। भाई आप लोग कहाँ बस में बैठे बैठे थक गए होंगे हैं, इतनी देर में तो आप पैदल आते तो पहुंच जाते। अच्छा, आपको अपडेट करने के लिए बड़ा ब्रीफली बताता हूं कि अभी तक मैंने इनसे 5 सवालों में, पहले सवाल में मैंने ये कहा कि मार्का हर हक ने खिते की सियासत बदल दी और मैंने 3-4 वजूहात बताई। दूसरा, मैंने इनको ये बताया कि क्या भारत ने कोई सबक सीखा है, तो मेरा ख्याल था कि नहीं सीखा है। तीसरा मेरा ये सवाल था कि क्या दोबारा जंग होगी, तो मैंने कहा होगी, दोबारा शुरू होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और चौथा ये है कि क्या दोनों मुल्क जंग रोकने का कोई मैकेनिज़्म बना सकते हैं, तो लगता है कि उनकी कोई नीयत नहीं है भारत की बनाने की। अब आखिरी सवाल आ गया कि क्या दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल जो है वो कैसा होगा। इस पे मेरा ये ख्याल है कि जब तक मोदी सरकार नफ़रत और तकब्बुर की सियासत करती रहेगी और पाकिस्तान अपनी ऑनर और डिग्निटी की बात करता रहेगा, तो मुझे लगता नहीं है कि दोनों के दरमियान किसी किस्म का जो पुरअमन बकाए बाहमी पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सकेगी। ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन ये लगता ही है कि मोदी सरकार मूड में नहीं है, क्योंकि उनके जो ख्वाब हैं अखंड भारत के, उसमें पाकिस्तान उनको रुकावट नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, मिसाइल, ड्रोन, हर किस्म के और भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और ख़तरा बहुत बढ़ गया है, शदीद ख़तरा हो गया है। लेकिन एक फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर, पता है एसिमेट्रिक क्या होती है? एसिमेट्रिक वॉरफेयर पता है कि एक फरीक बहुत ज़्यादा जंगी साजो सामान का हामिल हो और एक फरीक कम हो रखे। जिस तरह ईरान के ऊपर जब इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर हमला किया तो वो एसिमेट्रिक वॉर थी। पाकिस्तान और भारत की जंग भी एसिमेट्रिक होती है, क्योंकि वो 10 गुना ज़्यादा बजट पे खर्च करते हैं हमारी बनिस्बत। तो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, उन्होंने इक्वलाइज कर दिया। कैसे ईरान ने सह लिया और अपने मिसाइल और ड्रोन की वजह से जंग रोकने पे उनको मजबूर कर दिया। यही पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन थे। आपका ना कोई आपके लश्कर हुए आगे, ना कोई टैंक चले, ना कोई गन्स निकली, और उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये जगह जीत, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ये हमारा जो है उससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अपना दिफा कर सकेगा और मुश्किलात नहीं होगी। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये ज़रूर आखिरी बात कहूँगा कि पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए, लेकिन पुरअमन बकाए बाहमी के लिए भी रास्ते और दरवाजे खुले रखने चाहिए। क्योंकि हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह कर गए थे कि आपकी जो खारजा पॉलिसी होगी वो गुडविल यानी खैर सगाली एंड फ्रेंडलीनेस और दोस्ती के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। तो हमें वो रास्ते खुले होंगे, लेकिन हमें कोई गैर हकीकी तवक्कुआत भारत से नहीं रखनी चाहिए। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे रुकता हूँ ताकि मेरे दूसरे दोस्त भी बातचीत करें, तो फिर इंशाल्लाह हम आपस में मज़ीद सवालात और जवाबात का सिलसिला करेंगे। बहुत शुक्रिया।